everyone, this is Sanjay Kumar and welcome back to Future Flame Classes. गाइज लास्ट क्लास में हमने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके फंक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, इस डेंड्राइट्स के द्वारा मैसेज को कलेक्ट किया जाता है। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई इम्पल्स हो, उस मैसेज को कलेक्ट करने का काम करता है डेंड्राइट्स। कलेक्ट करने के बाद यह डेंड्राइट्स जो है उस मैसेज को फॉरवर्डिंग कर देते हैं सेल बॉडी के पास। कहाँ फॉरवर्डिंग करते हैं? सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी के बाद वह मैसेज चला जाता है एक जॉन के अंदर। कहाँ चला जाता है दोस्तों? एक जॉन के अंदर। एक जॉन के बाद वही मैसेज ट्रांसमिट होके चले जाते हैं आपके एक जॉन टर्मिनल में। कहाँ जाएंगे दोस्तों? एक जॉन टर्मिनल में। एक जॉन टर्मिनल के बाद वह इंफॉर्मेशन चले जाते हैं साइनेप्टिक नोब में, और साइनेप्टिक नोब के बाद साइनेप्स के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाते हैं। किस माध्यम से दोस्तों? इस साइनेप्स के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाते हैं। दोस्तों आप सभी एक बात और याद रख लीजिएगा कि साइनेप्स होते हैं दो प्रकार। यानी कि साइनेप्स के कितने प्रकार होते हैं? दो। एक होते हैं केमिकल साइनेप्स। क्या होते हैं दोस्तों? केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स। जबकि दोस्तों दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। साइनेप्स होते हैं दो प्रकार से। कौन कौन से? तो केमिकल साइनेप्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब दोनों में अंतर समझ लीजिए दोस्तों। मान लीजिए एक जॉन टर्मिनल के बाद कोई दूसरा न्यूरॉन है और मैसेज को फॉरवर्डिंग करना है दूसरे न्यूरॉन के पास। तो अगर न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा वह मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर एक तरह का केमिकल होता है, एक तरह का रसायन होता है, तो रसायन के द्वारा अगर ट्रांसफर होगा तो उसे हम कहेंगे केमिकल साइनेप्स। क्या कहेंगे दोस्तों? केमिकल साइनेप्स। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ के बाद कोई दूसरा न्यूरॉन है और उस न्यूरॉन में मैसेज का ट्रांसफर जो है डायरेक्ट हो जा रहा है, यानी मैसेज जो है सीधे जंप कर जा रहा है, सीधे जंप कर जा रहा है। जैसे कि यहाँ कोई न्यूरॉन है और फिर यहाँ कोई न्यूरॉन है और मैसेज जो है डायरेक्ट जंप कर जा रहे हैं, डायरेक्ट जंप कर जा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस एक जॉन के अंदर साइटोप्लाज्म रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों? साइटोप्लाज्म। लेकिन इस साइटोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं एक्जोप्लाज्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्जोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म ऑफ एन एक्सॉन is called एक्जोप्लाज्म। क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्जोप्लाज्म। चूंकि एक्सॉन के अंदर ये साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे? एक्जोप्लाज्म। क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्जोप्लाज्म। इसी प्रकार इसके अंदर झिल्ली भी पाया जाता है। झिल्ली बोले तो सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है दोस्तों? सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं एक्जोलेमा। यानी कि यहां पे ध्यान दीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एन एक्सॉन इज कॉल्ड एक्जोलेमा। एक्जोलेमा। देखिए दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन ऑफ एन एक्सॉन इज कॉल्ड एक्जोलेमा। यानी कि
एक्सॉन के अंदर जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, उस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोलेमा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैसेज कहाँ आएंगे? डेंड्राइट्स के पास, फिर कहाँ जाएंगे? सेल बॉडी में, उसके बाद एक्सॉन में, उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल में, उसके बाद साइनेप्टिक नोब में, और फिर साइनेप्स के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन के अंदर। अगर वह ट्रांसफर एक रासायनिक क्रिया द्वारा हो, केमिकल प्रोसेस के थ्रू हो, या फिर कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा हो, तो हम कहेंगे केमिकल साइनेप्स। लेकिन अगर वह ट्रांसफर डायरेक्ट जंप के द्वारा हो, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर मैसेज जो है डायरेक्ट जंप कर जाए, तो कहेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इस एक्सॉन के अंदर साइटोप्लाज्म होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सोप्लाज्म, और इसके अंदर जो झिल्ली पाई जाती है, जो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, उसे कहते हैं एक्सोलेमा। इसके अलावा दोस्तों, दो न्यूरॉन के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस पाया जाता है, और उस स्पेस को हम कहते हैं, यानी कि उस स्पेस को हम सभी कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि एक्सॉन के ऊपर जो है एक लेयर पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं दोस्तों? माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ के आधार पर न्यूरॉन को बांटते हैं हम लोग दो प्रकार से। कितने प्रकार से बांटते हैं? दो प्रकार से, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माइलिन शीथ के आधार पर न्यूरॉन को बांटते हैं दो भागों में। कौन कौन सा? एक होता है माइलिनेटेड और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड, और दूसरा होता है दोस्तों नॉन माइलिनेटेड। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। जैसे कि नाम ही से स्पष्ट है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, यानी कि वैसा न्यूरॉन जिसमें माइलिन पाया जाता है, वैसा न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ पाया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिन शीथ इज फाउंड, यानी कि इसके अंदर माइलिन शीथ पाया जाता है, जबकि जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं उसके अंदर माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है। यानी कि दोस्तों, माइलिन शीथ इज नॉट फाउंड, माइलिन शीथ जो है नहीं पाया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, माइलिन शीथ के आधार पर न्यूरॉन को बांटते हैं हम लोग दो भागों में। एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, यानी कि वैसा न्यूरॉन जिसके अंदर माइलिन शीथ पाया जाएगा क्या कहलाएगा? माइलिनेटेड न्यूरॉन, जबकि जिसके अंदर माइलिन शीथ नहीं पाया जाएगा उसे कहेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। दोस्तों, जिसके अंदर माइलिन शीथ पाया जाता है, इसके अंदर रेस्पॉन्स करने की जो शक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि वेरी क्विक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? वेरी क्विक के।
जबकि जिनके अंदर माइलिन शीथ नहीं पाया जाता है ये थोड़े से स्लो होते हैं, यानी कि स्लो होते हैं, लेकिन किसके तुलना में स्लो होते हैं? इस माइलिनेटेड न्यूरॉन की तुलना में क्या होते हैं? स्लो होते हैं। स्लो कहने का मतलब इनके अंदर रेस्पॉन्स करने की जो शक्ति होती है इसके तुलना में कम मात्रा में होता है। अब आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसी प्रकार डेंड्राइट्स की संख्या के आधार पर या फिर एक्सॉन की संख्या के आधार पर न्यूरॉन को बांटते हैं हम लोग 3 भागों में। देखिए यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंड्राइट्स ऑफ नंबर on the basis of number of dendrites, या एक्सॉन, there are 3 types। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार से। There are 3 types of neuron, यानी कि डेंड्राइट्स और साथ में एक्सॉन की संख्या के आधार पर न्यूरॉन को बांटते हैं 3 भागों में। डेंड्राइट्स और एक्सॉन की संख्या के आधार पर न्यूरॉन को कितने भागों में बांटते हैं? तो 3 भागों में। कौन कौन दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, पहला होता है हमारा यूनिपोलर न्यूरॉन, जबकि दोस्तों दूसरा होता है बाईपोलर न्यूरॉन। क्या होते हैं दोस्तों? बाईपोलर न्यूरॉन। इसी प्रकार तीसरा होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्या होता है दोस्तों? मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूनिपोलर न्यूरॉन कहने का मतलब है इसके अंदर एक होते हैं एक्सॉन। एक क्या होते हैं? एक्सॉन। लेकिन डेंड्राइट्स की संख्या 0 होता है, या सिंपल कह सकते हैं इसके अंदर डेंड्राइट कितने होते हैं? 0। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम डेंड्राइट्स और एक्सॉन की संख्या के आधार पर न्यूरॉन की चर्चा करें तो न्यूरॉन होते हैं 3 प्रकार से। कौन कौन से? यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन और होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। लेकिन यूनिपोलर न्यूरॉन के अंतर्गत केवल एक एक्सॉन होते हैं और डेंड्राइट्स कितने होते हैं? 0। जबकि बाईपोलर न्यूरॉन के अंतर्गत एक होता है एक्सॉन, जबकि डेंड्राइट्स की संख्या भी मात्र एक ही रहता है। हम इसे डेंड्राइट नहीं कहेंगे, डेंड्राइट कहेंगे, क्योंकि डेंड्राइट की संख्या कितना है? केवल 1। अब ध्यान दीजिएगा, मल्टीपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन होता है और इस एक्सॉन के साथ बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल जैसे कह सकते हैं, मेनी डेंड्राइट्स होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यूनिपोलर न्यूरॉन के अंतर्गत एक एक्सॉन होते हैं और डेंड्राइट्स की संख्या 0 होता है, जबकि बाईपोलर न्यूरॉन के अंतर्गत एक एक्सॉन होता है और एक होते हैं डेंड्राइट। उसी प्रकार मल्टीपोलर न्यूरॉन के अंतर्गत एक एक्सॉन होंगे और बहुत सारे क्या होंगे? डेंड्राइट्स होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, किस स्टेज में दोस्तों? एम्ब्रियोनिक। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं उस वक्त जो न्यूरॉन पाया जाता है हमारे बॉडी के अंतर्गत वह कौन सा होता है? यूनिपोलर न्यूरॉन। यानी कि जब हम अपने मदर के यूटेरस में पल रहे होते हैं उस केस में हमारे अंदर कौन सा न्यूरॉन होता है? यूनिपोलर न्यूरॉन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको पता है कि रेटिना के अंतर्गत पाया जाता है रॉड सेल और साथ में पाया जाता है कॉन सेल। तो ह्यूमन बॉडी में
रेटिना के अंदर, किसके अंदर दोस्तों? रेटिना। रेटिना के अंदर जो रॉड एंड कॉन सेल होते हैं उसके अंदर जो है जो न्यूरॉन पाया जाता है वह होता है बाईपोलर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन होता है दोस्तों? बाईपोलर न्यूरॉन। जबकि जो मोस्टली न्यूरॉन होते हैं वह होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। मोस्टली जो न्यूरॉन होते हैं वह कौन से होते हैं? तो मल्टीपोलर न्यूरॉन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेंड्राइट्स या एक्सॉन्स की संख्या के आधार पर न्यूरॉन को बांटते हैं 3 भागों में, यूनिपोलर, बाईपोलर और क्या होता है? मल्टीपोलर। यूनिपोलर का मतलब हुआ एक एक्सॉन होना चाहिए और डेंड्राइट्स कितने होना चाहिए? 0। और ये कहाँ पाया जाता है? तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उसी प्रकार बाईपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन होंगे, एक डेंड्राइट्स होंगे और ये कहाँ मिलते हैं? तो ह्यूमन बॉडी के अंदर रेटिना के रॉड एंड कॉन सेल में। अगर बात करते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन की तो इसके अंतर्गत एक एक्सॉन होते हैं और बहुत सारे होते हैं डेंड्राइट्स। बहुत सारे क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं। और मोस्टली ह्यूमन बॉडी में जो न्यूरॉन पाया जाता है वह होते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। गाइज आज की वीडियो में इतना ही रहना देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने इतना समय देकर मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।